हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको ध्वनि प्रदूषण अर्थात नॉइस पॉल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको 5 से 6 टॉपिक जो है वो कवर कराऊंगी। जैसा कि आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन में, ये सारे टॉपिक हम जो है वो एक एक करके कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पॉल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत 2 से 3 टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, जिसकी सेपरेट मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है। तो यदि आपने चेक नहीं किए तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण अर्थात नॉइस पॉल्यूशन। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण को कौन कौन से प्रदूषक जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। देन मैं आपको बताऊंगी ध्वनि प्रदूषण का महत्व और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ध्वनि प्रदूषण से कौन कौन सी डिसीजेज अर्थात कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ये सभी कुछ मैं आपको इजी नोट्स के साथ बताने वाली हूँ, साथ ही साथ काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। और इसका जो नोट्स का पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहली बात, जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है, जो आपका ध्वनि प्रदूषण है, ये होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत कहा गया है, प्रबल, अरुचिकर, असहनीय ध्वनि को शोर कहते हैं तथा इससे होने वाला प्रदूषण शोर प्रदूषण या नॉइस पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो प्रबल और अरुचिकर ध्वनि क्या होती है, सबसे पहली बात तो आपने जो है वो प्रबल या अरुचिकर पैदा करने वाले उपकरण देखे होंगे, जैसे कि डीजे हुआ, एरोप्लेन वगैरह हुआ, या फिर आपने ट्रांसपोर्ट में देखा होगा काफी बड़े बड़े वाहन चलते हैं, वो सब जो है वो आपकी प्रबल असहनीय ध्वनि उत्पन्न करते हैं या फिर उस ध्वनि को कहते हैं अरुचिकर ध्वनि। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के साधन जब इस टाइप की तेज आवाज निकालते हैं तो उसी को कहते हैं शोर। और इस शोर से जो है वो काफी ज्यादा जब ये शोर होने लगता है तो इस शोर से आपका एक प्रदूषण उत्पन्न होता है और उसी को कहते हैं आपका नॉइस पॉल्यूशन अर्थात ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, आगे मैं आपको साउंड के बारे में भी बताऊंगी कि कौन कौन सी साउंड कितना डेसिबल जो है वो आपका नॉइस पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं या फिर कितना डेसिबल साउंड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वो डेसिबल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि जो आपकी ध्वनि है इसको किसके द्वारा मापा जाता है। तो जो ध्वनि है उसकी जो तीव्रता है उसको डेसिबल के नाम से या डेसिबेल के नाम से नापा जाता है, और जो आपकी ध्वनि है इसकी तीव्रता की मापने की इकाई डेसिबल होती है। ठीक है, जो आपकी बेल के 10वें भाग के बराबर होती है। अब बात आती है कि बेल क्या है। तो बेल जो शब्द है ये अल्फ्रेड ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ये जो बेल का 10वां भाग है इसके बराबर होती है आपकी डेसिबल, जो कि ध्वनि मापने की तीव्रता होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ साउंड्स के बारे में, ध्वनि के बारे में। तो जो आपके साउंड्स होते हैं, मेनली जो ह्यूमन होता है, जो मानव होता है, वो 0 से 80 डेसिबल तक का साउंड सुन पाता है। इससे ऊपर का साउंड उसके कानों के लिए जो है वो हानिकारक होता है या फिर उनके जो कान है उनको प्रभावित करता है। कहा गया है मानव कान 0 डिग्री से 180 डेसिबल तक की तीव्रता वाली ध्वनि के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके बाद कहा गया है 0 डेसिबल सुनने की अवसीमा तथा 140 डेसिबल दर्द की अपसीमा होती है, अर्थात पेन की जो अपसीमा है वो होती है। क्या होती है, इसका कहने का मतलब है जो आपकी 0 डिग्री या 0 डेसिबल जो आपकी साउंड होती है, वो जो साउंड होती है वो ह्यूमन के ईयर्स के लिए या ह्यूमन के कानों के लिए लाभदायक होती है, 0 से 80 डेसिबल तक की साउंड। और जो आपकी 80 से ऊपर डेसिबल जब साउंड चली जाती है तो वो मानव के कानों के लिए जो है वो अवसीमा का कार्य करती है या फिर कहा जाए तो पेन का, दर्द का कार्य करती है। ठीक है, यही कहा गया है, अर्थात डेसिबल पैमाने पर शून्य ध्वनि तीव्रता का वह स्तर है जहां से ध्वनि कानों को सुनाई देती है।
ठीक है। शून्य से कानों को ध्वनि सुनाई देती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक मानव के कानों के लिए जो है वो साउंड यूजफुल होती है या फिर लाभकारी होती है। लेकिन जब इससे ऊपर चली जाती है तो वो मानव के कानों के लिए हानिकारक होती है। यही कहा गया है 140 डेसिबल ध्वनि तीव्रता से कानों में दर्द होने लगता है। ठीक है, बेसिकली जब 80 से ऊपर ही साउंड चली जाती है तो उसी से कानों में दर्द होने लगता है और 140 तक बहुत पेन की स्थिति आ जाती है। इसके बाद कहा गया है 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जब ध्वनि 80 डेसिबल से ऊपर चली जाती है, साउंड आपका 80 डेसिबल से ऊपर चला जाता है, तब आपका वो जो साउंड है वो आपका प्रदूषण फैलाने का काम करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो 0 डिग्री है या 0 डेसिबल है, यहाँ से कानों को आपके साउंड सुनाई देने लगता है। 10 डेसिबल का साउंड ब्रीथ अर्थात जो आपके फेफड़े सांस लेते हैं तो वो साउंड होता है आपका 10 डेसिबल का। इसके बाद जो आप फुसफुसाहट यानी कि धीमे धीमे फुसफुस करके बात करते हैं तो वो साउंड होता है आपका 20 डेसिबल का। इसके बाद जो आपकी पत्तियां होती है, पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों की जो लीव्स होती है, उनकी जो आवाज होती है वो होती है 30 डेसिबल की। यानी कि पत्तियों से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसको मेजर किया गया है, उसकी जो लगभग आवाज होती है वो 30 डेसिबल होती है। इसके बाद जो बारिश होती है, बारिश की बूंदों की जो टप 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 आवाज होती है वो होती है आपकी 40 डेसिबल की। इस टाइप से ये सारी आवाजें आपकी जो है वो दी गई हैं, जिस जिस उपकरण की जो जो आवाजें हैं वो दी गई हैं। इसके बाद जो 80 डेसिबल साउंड होती है वो वेरी लाउड होती है। ट्रक वगैरह से जो निकलती है, कार वगैरह से जो निकलती है वो 70 से 80 डेसिबल के समथिंग आपकी साउंड निकलती है। इसके बाद ऊपर दिया गया है आपका 140 डेसिबल की साउंड, जो कि आपके पटाखों वगैरह से निकलती है, एरोप्लेन वगैरह से निकलती है। 130 से 140 की जो साउंड निकलती है वो आपके कानों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है जो 80 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता वाली जो ध्वनि होती है उससे आपका ध्वनि प्रदूषण फैलता है, वो आपके कानों के लिए हानिकारक होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत होते हैं जिनके द्वारा आपका ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये साउंड के बारे में क्लियर हुआ होगा कि किस किस टाइप के साउंड जो है वो ह्यूमन के ईयर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं और कौन से जो है वो हानिकारक या फिर कानों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नॉइस पॉल्यूटेंट्स अर्थात ध्वनि प्रदूषक क्या होते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रदूषक क्या होते हैं। तो प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो आपका प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, तो उनको कहते हैं क्या, प्रदूषक अर्थात पॉल्यूटेंट्स। इसी टाइप से अलग अलग जो प्रदूषण होते हैं उनको फैलाने का कार्य अलग अलग पॉल्यूटेंट्स अर्थात अलग अलग प्रदूषक करते हैं। इसी प्रकार से जो आपका ध्वनि प्रदूषक है वो आपका ध्वनि प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। तो इसमें कहा गया है वह सभी ऐसे पदार्थ या ऐसे साधन या फिर तत्व जो ध्वनि के प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं ध्वनि प्रदूषक कहलाते हैं। यह आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपको बताया। नॉइस पॉल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत ही आपका पूछा गया था नॉइस पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ, वे सभी साधन, वे सभी तत्व जो आपका नॉइस पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं वो सभी आपके नॉइस पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है ये होते कौन कौन से। तो वह सभी साधन जो आपकी हाई मात्रा में, हाई अमाउंट में आपकी जो है वो नॉइस यानी शोर निकालते हैं, वो सारे आपके ध्वनि को फैलाने वाले प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि आपके बस, ट्रक, एरोप्लेन, डीजे, ये सारे कहलाते हैं आपके प्रदूषक, क्योंकि ये आपके प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल में दिया गया है आपके औद्योगिक गतिविधियां, जो आपके बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जैसे कि आपके कपड़े का उद्योग हुआ, आपके चमड़े का उद्योग हुआ, आपके कई स्टील्स का या एल्यूमिनियम्स का आपका जो है वो उद्योग हुआ, या फिर कई बड़ी बड़ी आपकी फैक्ट्रीज हुई। इन सभी से जब प्रोडक्ट बनते टाइम आपका जो है वो आवाज निकलती है,
शोर निकलती है तो वही कहलाते हैं आपके पॉल्यूटेंट। इसके बाद मनोरंजन के साधन, इसमें आपके टीवी की हाई वॉल्यूम आ जाएगी, डीजे वगैरह आ जाएगा, वूफर वगैरह आ जाएंगे, ये सभी हो जाते हैं आपकी मनोरंजन की गतिविधियां के अंतर्गत आने वाले प्रदूषक। इसके बाद शहरीकरण, शहरीकरण में आपका ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, आपका परिवहन, ये सभी आ जाएगा। यातायात के साधन, घरेलू गतिविधियां जैसे कि टीवी हम हाई वॉल्यूम में चलाते हैं, डीजे हम हाई वॉल्यूम में चलाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आपके भूकंप वगैरह आ जाएंगे, जिनसे जब भूकंप वगैरह आता है तो आपकी हाई मात्रा में, हाई वॉल्यूम में आपकी आवाजें वगैरह निकलती हैं, जिनसे आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके बाद आकाशीय गतिविधियां, आकाशीय गतिविधियों में आपके हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्वनि के प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं आपके ध्वनि के प्रदूषक, इसलिए इन्हें ध्वनि प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत वे सभी औद्योगिक, मनोरंजक, शहरीकरण, प्राकृतिक, घरेलू, यातायात, आकाशीय, ये सारे आपके प्रदूषक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा नॉइस पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं आपके ध्वनि के प्रदूषण के स्रोत, अर्थात सोर्स ऑफ साउंड पॉल्यूशन। कौन कौन से स्रोत होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जो कि आपके ध्वनि के प्रदूषण को फैलाने का कार्य करते हैं। तो इसमें आपके बेसिकली दो टाइप के स्रोत या दो टाइप के सोर्स आ जाते हैं। सबसे पहला है आपका औद्योगिक, जिसे इंडस्ट्रियल सोर्स कहते हैं, और दूसरा है आपका अनौद्योगिक, जिसे नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स कहते हैं। ठीक है, एक एक करके अब हम देखते हैं औद्योगिक कौन कौन से होते हैं और अनौद्योगिक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है आपका औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल सोर्स। तो जो आपके इंडस्ट्रियल सोर्स हैं, इसके अंतर्गत आपकी फैक्ट्रीज या उद्योग वगैरह आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा आपको औद्योगिक स्रोत। तो इसके अंतर्गत कहा गया है, वैज्ञानिकों के अनुसार कारखानों से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता 90 डेसिबल की होनी चाहिए, लेकिन रिसर्च या फिर मापने के दौरान पता चलता है कि ये जो कारखानों से आपकी ध्वनियां निकलती हैं ये 120 डेसिबल की पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती हैं। सबसे अधिक जो ध्वनि है वो आपकी मूर्तिकाओं या फिर सिरेमिक्स तथा ढलाई घरों या फिर फाउंड्रीज से निकलती है, जो कि लगभग 90 से 100 डेसिबल तक होती है। अब आपको पता नहीं होगा कि मूर्तिकाओं और ढलाई घर क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये है आपके सिरेमिक्स, आपने देखे होंगे, जहाँ पर आपके बर्तन वगैरह बनते हैं, उन सभी के उद्योगों को कहा जाता है सिरेमिक्स। ठीक है, और दूसरे हैं आपके फाउंडर्स या फिर कहा जाए तो फाउंड्रीज। फाउंड्रीज को ढलाई घरों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी आपके काफी सारी फैक्ट्रियां या फिर मशीनरी शोर वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि कारखानों से निकलने वाली जो ध्वनि है वो 90 डेसिबल के अराउंड होनी चाहिए, तभी वो हेल्पफुल होगी। लेकिन जब आपकी फैक्ट्रियां और कारखानों में काम होते थे तो काफ़ी ध्वनियां निकलती थी। तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, रिसर्च या फिर मापने के दौरान पाया कि इनसे जो साउंड निकल रही है, इनसे जो ध्वनि निकल रही है वो 120 डेसिबल के आसपास निकल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ह्यूमन केवल 80 डेसिबल तक का साउंड सुन पाता है, ना केवल 80 तक, इससे कम 60, 70 इतना तक ह्यूमन के कानों के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है, जबकि 120 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो कारखाने हैं इनसे भी भारी मात्रा में आपका जो है वो नॉइस पॉल्यूशन होता है। ठीक है, कारखानों या फिर उद्योगों या फिर सिरेमिक्स या फिर फाउंड्रीज, इन सभी से आपका जो है वो 90 से 120 तक की डेसिबल तक की जो है वो आपकी ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ये है आपके सिरेमिक्स। सिरेमिक्स से आपका औद्योगिक शोर होता है और निर्माण कार्य के कारण आपका जो शोर उत्पन्न होता है वो भी आपका सिरेमिक्स के अंतर्गत आता है। सिरेमिक्स में आपके जो मूर्ति बनाने की जो उद्योग हैं वो आ जाते हैं और जो मूर्ति बनाने के फैक्ट्रीज हैं वो भी आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी फाउंड्रीज। ये जो आपके फाउंड्रीज हैं इन्हें ढलाई घरों के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत आपके फैक्ट्रियल सोर्स आते हैं और मशीनरी सोर्स आते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों शोर आते हैं आपके फैक्ट्रियल के अंतर्गत और इन्हें रखा गया है किसमें, औद्योगिक शोर के अंतर्गत या फिर औद्योगिक नॉइस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सबसे पहला हुआ आपका औद्योगिक स्रोत या फिर कहा जाए तो इंडस्ट्रियल सोर्स, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कारखानों से, सिरेमिक्स से या फाउंड्री से जो टाइप के सोर्स निकलते, जो टाइप के आपके नॉइस निकलते उसको कहते हैं औद्योगिक सोर्स। ठीक है, इसके बाद अब हम बढ़ते आगे की ओर और देखते हैं दूसरे टाइप के स्रोत। तो दूसरे टाइप के स्रोत हैं आपके अनौद्योगिक स्रोत या फिर नॉन इंडस्ट्रियल सोर्स। तो इसके अंतर्गत आने वाले स्रोतों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका घरेलू शोर, जिसे कहा जाता है डोमेस्टिक नॉइस। तो ये जो आपके घरेलू शोर हैं इसके अंतर्गत आते हैं आपके टीवी, कूलर, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, पंखे, कूलर, बच्चों का चिल्लाना, ये सभी आता है आपका जो है वो घरेलू शोर के अंतर्गत, जिसको आप फैलाते हैं, जिसको फैलाने का कार्य आप करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हुआ आपका डोमेस्टिक नॉइज, जो कि आपका अनौद्योगिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसके बाद सेकंड है आपका ध्वनि विस्तार, जो आपके लाउड स्पीकर से वो आते हैं आपके अनौद्योगिक स्रोत के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है आपके भीड़ भाड़ वाले बाजार। भीड़ भाड़ वाले बाजार अर्थात ऐसे एरिया में आप रहते हैं जहाँ पर आपका मार्केट है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉइस की आवाज़ आती है, तो वहाँ से आपके कानों को नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है थिएटर, सर्कस या फिर मेले। इन सभी में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती है, काफ़ी ज़्यादा इन सभी से जो है वो नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके निर्माण कार्य। निर्माण कार्य जैसे कि डीजल, कंक्रीट मिक्सचर, रोड रोलर, कंक्रीट ब्रेकर, ये सभी जो निर्माण कार्य रोड वगैरह के किए जाते हैं उनसे भी आपकी आवाज़ें आती हैं, भारी भारी मशीनों की, तो उनसे भी आपका नॉइस पॉल्यूशन फैलता है, जो कि आपका अनौद्योगिक स्रोत है नॉइस पॉल्यूशन फैलाने का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यातायात के शोर अर्थात ट्रैफिक साउंड। ट्रैफिक साउंड के अंतर्गत लिखा गया है स्वचालित सड़क वाहन जैसे कार, स्कूटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सभी आ जाते हैं आपके ट्रैफिक साउंड के अंतर्गत, जिनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा लगभग कहा जाए तो 80 से 120 के समथिंग आपका साउंड निकलता है, तो वो आपका जो है वो नॉइस पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है। इसके बाद कई आपके धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पे भी आपका अच्छा खासा जो है वो नॉइस, अच्छा खासा आपका जो है वो शोर होता है, जो कि आपका नॉइस पॉल्यूशन फैलाने का कार्य करता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस, डीजे या फिर बूफर, कई आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कई आपके ऐसे मैटर जो कि आपके जो है वो पॉल्यूशन फैलाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके कार वगैरह, ट्रक वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको बताए जो है वो नॉइस पॉल्यूशन फैलाने के साधन, जो कि थे आपके अनौद्योगिक स्रोत। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे और ये आपके इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। घरेलू शोर में आपके आ जाते हैं टीवी, कूलर, पंखे वगैरह। इसके बाद आपके लाउड स्पीकर, इसके बाद आपके भीड़ भाड़ वाले मार्केट या फिर बाजार, थिएटर, सर्कस, मेला, इन सभी से आपका जो है वो नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। इसके बाद मैंने आपको ट्रैफिक साउंड बताए, देन मैंने आपको निर्माण कार्य, जब आपके रोड वगैरह बनते हैं तो रोड रोलर, कंक्रीट ब्रेकर, इन सभी से आपका नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। साथ ही साथ मंदिर, मस्जिद, कई आपके जो धार्मिक स्थल होते हैं उन सभी में जो आपका शोर निकलता है उनसे आपका नॉइस पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये है आपके नॉइस पॉल्यूशन करने के सोर्स। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव अर्थात इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जब आप ज़्यादा शोर में रहते हैं तो कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका श्रवण प्रभाव अर्थात ऑडिटरी इफेक्ट। तो क्या होता है ऑडिटरी इफेक्ट? कहा गया है कि 80 डेसिबल से तीव्र जो शोर के प्रभाव से कान में सीटियां बजने लगती हैं। यानी कि मैंने आपसे कहा था 0 से 80 तक का जो साउंड है वही केवल मानव के कानों के लिए लाभकारी होता है। जब आपका साउंड 80 से ऊपर चला जाता है तो वो मानव के कानों के लिए हानिकारक या कुप्रभाव का कार्य करता है। तो इसमें यही कहा गया है जब आपका साउंड 80 डेसिबल से ऊपर चला जाता है तो आपका कानों में सीटी बजने लगती हैं, यानी कि कानों में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
देन इसके बाद कहा गया है 100 डेसिबल की जो ध्वनि होती है इसके प्रभाव में लंबी देर तक यदि आप रहते हैं तो आप बहरे हो सकते हैं, यानी आपके कानों को धीमा सुनाई देने लगता है, मनुष्य जो है वो बहरा हो जाता है। इसके बाद कहा गया है और भी ज्यादा यदि आप साउंड में चले गए, ऑलमोस्ट 160 डेसिबल से अधिक तीव्र साउंड में यदि आप चले गए तो आपके जो कानों के अंदर कर्ण झिल्लियां पाई जाती है वो आपकी फट जाती हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से इस टाइप से आपके कान डैमेज हो जाते हैं। बेसिकली कहा गया है 80 डेसिबल से जो ऊपर का साउंड है वो आपके लिए कुप्रभावित होता है, वो आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और लगभग WHO की रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया है जो विकसित देश होते हैं उनमें 5% जो चिल्ड्रंस हैं वो किसी ना किसी टाइप से बहरापन की स्थिति उनमें पाई जाती है। ठीक है, उनके कान जो है वो डैमेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2-3 पॉइंट इसमें याद रखना है। लगभग 100 डेसिबल से ऊपर की जब ध्वनि में आप लगातार रहते हैं तो बहरेपन की स्थिति आप में अंदर आ सकती है। इसके बाद 160 के ऊपर जब आप अधिक देर तक रहेंगे तो आपके कानों की झिल्लियां फटने का डर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला हुआ आपकी श्रवण प्रभाव अर्थात ऑडिटरी इफेक्ट। अब हम देखते हैं सेकंड है आपका अजैविक वस्तुओं पर पड़ने वाला प्रभाव। अजैविक यानी नॉन लिविंग कौन कौन सी होती है, तो कहा गया है शोर से इमारत, भवन, इन सब की जो दीवार है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कॉन्कॉर्ड जेट विमान में लंदन के संसद भवन एवं गिरजाघरों को खतरा उत्पन्न हो गया है, यानी कि जो आपके अजैविक वस्तुएं या अजैविक जो भी आपके साधन हैं जैसे कि आपकी इमारतें हुई, आपके भवन हुए, जब उसके आसपास जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जब ज़्यादा आपका नॉइस पॉल्यूशन होता है तो उनको गिरने का भी खतरा होता है, क्योंकि जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है वो इन सभी अजैविक वस्तुओं पर जो है वो बेस पर प्रभाव डालता है। जब वो बेस पर प्रभाव डालता है तो आपके जो अजैविक वस्तुएं हैं बड़ी बड़ी जैसे इमारत, भवन वगैरह हुए वो सब गिर जाती हैं या फिर कहा जाए तो धंस जाती हैं धीरे धीरे एक समय के बाद। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है वो ना केवल आपके अंदर बाकी निर्जीव जो वस्तुएं उनको भी अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है वन्य जंतुओं पर, जो वाइल्ड लाइफ है वो भी आपकी प्रभावित होती है। कैसे होती है, ध्वनि प्रदूषण का वन्य जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चिड़ियाघर में रहने वाले हिरण वगैरह हुए, गेंडा वगैरह हुए, इन सभी में यातायात शोर के कारण सुस्ती एवं निष्क्रिय की अवस्था देखने को मिली है। साथ ही साथ ये जो है वो स्वस्थ भी नहीं रह पाते हैं, अर्थात कहा जाए तो अस्वस्थ हो जाते हैं नॉइस पॉल्यूशन के कारण। मान लीजिए एक ऐसा चिड़ियाघर है या फिर ऐसा जू है एक जहाँ पर काफ़ी सारे जो है वो जीव जंतु पशु पक्षी रहते हैं और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो उसके अंतर्गत, उस जू के अंतर्गत, उस चिड़ियाघर के अंतर्गत रहने वाले सारे आपके जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं या फिर कहा जाए तो वन्य जंतु हैं वो सभी प्रभावित होते हैं, वो अस्वस्थ हो जाते हैं, उनके अंदर सुस्तीपन आ जाता है, अर्थात उनके कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाती। तो इस टाइप से आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, जो आपके वन्य जंतु हैं, उसको भी आपका नॉइस पॉल्यूशन जो है वो प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है अन्य प्रभाव, अदर आपके इफेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। आपकी नींद की गहराई की गुणवत्ता भी आपकी प्रभावित होती है। इसके बाद अत्यधिक शोर में रहने से विक्षिप्तता, चिंता, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, अपच एवं थकान जैसी स्थितियां एक मनुष्य के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं आपकी नॉइस पॉल्यूशन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण से गर्भावस्था में जो आपके शिशु होते हैं उनकी शारीरिक विकृतियों पर भी प्रभाव पड़ता है। महिलाओं में गर्भपात की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सभी आपकी मेडिकल रिसर्च बताती है कि नॉइस पॉल्यूशन से जो गर्भ अवस्था में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन के कारण हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है, अर्थात हमारी जो मेंटल स्थिति है वो भी खराब हो जाती है, इसलिए हमें तनाव बना रहता है, इसलिए स्ट्रेस का कारण भी आपका नॉइस पॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण हमारी एकाग्र क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे लोगों के काम करने की क्षमता और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट कहा गया है मानव कानों का लगातार तेज शोर के संपर्क में रहने से
कान के पर्दे कमजोर हो जाते हैं, अर्थात उनको काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे उनको सुनने में हानि होती है। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण आपके अंदर वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत, अदर्स के अंतर्गत, और कहा जाए तो ना केवल लिविंग नॉन लिविंग के अंतर्गत भी आपको जो है वो अफेक्ट देखने को मिलता है नॉइस पॉल्यूशन के कारण, अर्थात ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, अतः स्वाभाविक एवं अच्छी निद्रा के लिए आपको जो है वो आवश्यक होता है ध्वनि का स्तर। ध्वनि का स्तर आपका 0 से 80 के बीच में होना चाहिए। और फिर कहा गया है जो आपका यूजफुल साउंड है वो होता है आपका 30 डेसिबल। 30 डेसिबल से यदि आपका अधिक ना हो साउंड, तो आपको वही साउंड का यूज करना चाहिए, वही साउंड के आसपास आपको रहना चाहिए। और जहां आप रहते हैं तो कोशिश करिए उसके चारों ओर साउंड कम हो और आप भी साउंड का यूज कम करें। ठीक है, उससे आपको भी लाभ होगा और आपके चारों ओर जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसको भी लाभ होगा। ठीक है, लगातार तीव्र ध्वनि से कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है या फिर कहा जाए तो डिसबैलेंस हो जाती है। नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम अर्थात आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जब आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो आपका मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इरिटेशन जैसी समस्या, चिड़चिड़ापन, ये सारे आपको जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है नॉइस पॉल्यूशन के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, इंडिया में लगभग 50% लोगों को नॉइस पॉल्यूशन के कारण हेडेक अर्थात सिर दर्द की प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको इफेक्ट बताए नॉइस पॉल्यूशन के। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे, एक एक करके मैंने आपको सभी को समझाया। सबसे पहले मैंने आपको श्रवण प्रभाव समझाया अर्थात ऑडिटरी इफेक्ट के बारे में बताया कि जो आपकी 0 से 80 डेसिबल तक की ध्वनि होती है वो आपकी यूजफुल होती है। WHO के अकॉर्डिंग जो आपके विकसित देश होते हैं उसमें 5% बच्चे जो हैं वो कानों में किसी ना किसी प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं। इसके बाद मैंने आपको कुछ अजैविक वस्तुएं जैसे इमारतें, भवन के बारे में बताया कि ये जो आपका नॉइस पॉल्यूशन है आपकी अजैविक वस्तुओं को भी अफेक्ट करता है। इसके बाद मैंने आपको वाइल्ड लाइफ अर्थात वन्य जंतुओं के बारे में भी बताया कि कैसे आपके जो चिड़ियाघर है उनमें रहने वाले जो आपके पशु पक्षी हैं या फिर वन्य जंतु हैं उनको भी आपका नॉइस पॉल्यूशन के कारण प्रभाव देखने को मिलते हैं। अदर में मैंने आपको बताया ह्यूमन के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी को किस टाइप से जो है वो विकृतियां देखने को मिलती है, ना केवल प्रेग्नेंट लेडी को बल्कि उसके अंदर जो बेबी है उसमें भी आपकी विकृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ ढंग की नहीं बनी रहती, आपकी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है और साथ ही साथ ये सारे कारण होते हैं जो कि आपको नॉइस पॉल्यूशन के कारण देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट है आपका ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण। कौन कौन से आपके ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे आपके सोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम ध्वनि प्रदूषण को जो है वो कंट्रोल या फिर नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कारखानों में जिन स्रोतों पर ध्वनि उत्पन्न होती है वहां पर साइलेंसर का यूज करना चाहिए। साइलेंसर का यदि हम यूज करेंगे तो कारखानों से जो आपकी असहनीय या अप्रबल ध्वनि निकलती है वो आपकी कंट्रोल हो सकती है या फिर धीमी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मशीनों के खराब जो पुर्जे होते हैं उनको जो है वो एक समय के अंतराल बदलवा लेना चाहिए, क्योंकि मशीनों में जो पुर्जे होते हैं जब वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ होते जाते हैं तो वही पुर्जे आपकी आवाज़ करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कारखानों में प्लास्टिक फर्श लगाना चाहिए। कारखानों में प्लास्टिक फर्श लगाने से आपकी जो ध्वनि है वो एक नियंत्रित बनी रहती है, कंट्रोल्ड बनी रहती है। इसके बाद है अधिक से अधिक वृक्ष अर्थात अधिक से अधिक आपके पौधे लगाने चाहिए। साथ ही साथ कुछ आपके ऐसे पौधे आते हैं जो कि आपकी ध्वनि को अपशोषित करने का कार्य करते हैं, ध्वनि को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं आपके नीम, अशोक, बरगद, कैजुराइना जैसे वृक्ष आते हैं जो कि आपकी ध्वनि को अपशोषित करने का कार्य करते हैं, ध्वनि को अपशोषित करने का कार्य करते हैं। तो अधिक से अधिक आपके जो है वो पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ना केवल आपका ध्वनि प्रदूषण कम होगा बल्कि और भी आपके पॉल्यूशन कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया है बिल्डिंगों की जो दीवार होती है इनमें ध्वनि अपशिष्ट पदार्थ जैसे टाइल्स, ध्वनि वादिका, इन सभी का यूज करना चाहिए, जिससे कि आपका जो साउंड है वो दीवार के अंदर ही बना रहता है, चार दीवारों के अंदर ही बना रहता है, बाहर नहीं जाता है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है स्वचालित वाहनों के हॉर्न मधुर होने चाहिए, ज्यादा कर्कश वगैरह नहीं होने चाहिए, तथा ध्वनि विस्तारकों के प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपके काफी सारे प्रोग्राम्स बने गए हैं, उनको आपको फॉलो भी करना चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है आम जनता को ध्वनि प्रदूषण के कारणों एवं निदान के प्रति शिक्षित एवं जागरूक बनाना चाहिए। काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये जो आपके उपकरण होते हैं या फिर यातायात के जो साधन होते हैं उन सभी से आपका जो है वो ध्वनि प्रदूषण होता है। बिना फालतू में हॉर्न बजाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि नॉइज पॉल्यूशन भी एक चीज है। ठीक है, तो ऐसे अशिक्षित लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जागरूक बनाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण कम होता है। इसका कहने का मतलब है आप बिना फालतू में कभी कभार जो है वो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स का लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उनकी जगह जब आपको काम हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और बिना फालतू में 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है इंजन व मशीनों की समय समय पर मरम्मत एवं बेहतर व्यवस्था को जारी रखना चाहिए, जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण कम होता है। यानी कि कहा गया है टाइम टाइम पर जो आपकी मशीनें होती हैं उनकी मरम्मत करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हवाई जहाज़ों की आबादी वाले शहरों की वजह खाली स्थानों की तरफ रास्ता बदल लेना चाहिए और दिन के वक्त रनवे का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो ना केवल आप ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे बल्कि आप जो है वो सुरक्षित रहेंगे, अपने चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है उसको भी सुरक्षित रहेंगे और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित और कम तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारियां। कौन कौन सी डिसीजेज हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण के द्वारा फैलती हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली आती है आपकी चिड़चिड़ापन, इरिटेशन जिसे कहते हैं। इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण। आक्रामकता, उच्च रक्तचाप अर्थात आपको जो है वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तनाव, कर्ण विक्षेप, तनाव और कर्ण विक्षेप ये आपके कान से रिलेटेड कर्ण विक्षेप आपकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके बाद आपको जो है वो श्रवण शक्ति का ह्रास अर्थात आपको सुनने की क्षमता कम हो जाती है। नींद में गड़बड़ी यानी कि आप नींद जो है वो पर्याप्त नहीं ले पाते या फिर नींद आती भी नहीं है तनाव और उच्च रक्तचाप की वजह से। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधित प्रमुख ये सारी तो आपकी डिसीजेस होती ही होती हैं। इसके अलावा कई बार आपको जो है वो गंभीर अवसाद जैसे असमंजस के दौरे भी आपके अंदर पैदा हो जाते हैं ध्वनि प्रदूषण अर्थात नॉइस पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, तो ये आपकी इमेज दी गई है, इस इमेज में भी आपके सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी डिसीजेस दी गई हैं जो मैंने आपको बताया। इरिटेशन, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र, आपको निंद्रा से रिलेटेड, स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इरिटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो ये हुआ आपका टॉपिक कंप्लीट जो कि आपका ध्वनि प्रदूषण अर्थात नॉइज पॉल्यूशन। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।